तो गाइस इस वीडियो में हम लोग क्लीन आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं कि भाई क्लीन आर्किटेक्चर क्या होता है। आ, तो सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं क्लीन आर्किटेक्चर ना फाइल्स को रखने का तरीका है। यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है स्वैप ऐप नाम का। क्लीन आर्किटेक्चर का क्या मतलब होता है कि भाई सिंपली फाइल्स को रखने का तरीका। आ, ये बोल सकते हैं भाषा में। अब इस चीज का क्या मतलब है। मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ फोल्डर्स बनाए, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर पैकेज बोल रहा हूँ, आप फोल्डर भी बोल सकते हैं इन्हें। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया रिया टीमा, और ऐसे मैंने बहुत सारे फोल्डर्स बना लिए और इनके अंदर अपनी एप्स के कोड रख दिए। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी आपको, एक तो पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई आपको याद रहेगा कि मान लीजिए आपको याद है कि भाई आपने यहाँ यहाँ पर फोल्डर रखा है। आपने प्रोजेक्ट को बढ़िया से याद रख लिया, कहीं नोट्स वोट्स बना लिया कि भाई ये फाइल यहाँ पर, ये फाइल यहाँ पर है। बट आप जब उस कंपनी को छोड़कर चले जाएंगे तो जब दूसरा डेवलपर आएगा तो क्या वो रिया में नेटवर्क फाइल ढूंढेगा या टीमा में वो डेटाबेस फाइल ढूंढेगा कि भाई बिजनेस लॉजिक कहाँ है, व्यू मॉडल कहाँ रखा है। तो अगर प्रोजेक्ट छोटा है तो भाई उसका दिमाग चलेगा और थोड़ा सा दो तीन ठी आपको बढ़िया से बढ़िया बातें बोलेगा। फिर वो बढ़िया से सब कुछ अच्छा से मतलब फिर बढ़िया से वो प्रॉपरली क्लीन आर्किटेक्चर एवं या किसी भी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए अपनी फाइल्स को प्रॉपरली रख लेगा। बट मान लीजिए प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मान लीजिए फ्लिपकार्ट का कोड ही है, आपने फ्लिपकार्ट का पूरा कोड ही ऐसे रीमा टीमा सीमा बहुत सारे ऐसे नाम से फोल्डर्स बना रखे हैं। तो भाई जब दूसरी डेवलपर या दूसरा टीम कोई आएगा तो भाई वो आपको इतना अच्छी बातें बातें सुनाएगा, भाई वो पहली बात उसे फाइल्स मिलेंगे ही नहीं कि फाइल्स कहाँ पर हैं क्यों हैं। तो इसीलिए आर्किटेक्चर का जन्म हुआ कि भाई आ, मैं यहाँ पर फॉलो जो आर्किटेक्चर कर रहा हूँ, जिस आर्किटेक्चर को फॉलो कर कर मैं जहाँ पर फाइल्स रख रहा हूँ, अगर वो उस आर्किटेक्चर को कोई दूसरा बंदा पर भी पढ़ा है तो जब वो इस प्रोजेक्ट पे आए तो इजिली वो फाइल्स को ढूंढ पाए। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एमवीएम पढ़ा था, तो एमवीएम अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार जाकर चेक कर लीजिए एमवीएम क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्लीन आर्किटेक्चर क्यों पढ़े, एमवीएम भी पाई पढ़ा था, बढ़िया था, हमें वही यूज करना चाहिए था। बट जो एमवीएम होता है ना उसका एक लिमिट होता है। लिमिट का ये मतलब होता है कि भाई वो छोटे प्रोजेक्ट में चल जाता है। मान लीजिए जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता जा रहा है, कई सारी फाइल्स होती जा रही हैं, एकदम कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो उस केस में एमवीएम में ना आप एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एमवीएम की एक लिमिट हो जाती है कि भाई आ, यही बस फोल्डर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, मॉडल व्यू व्यू मॉडल, उसके अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा फोल्डर्स क्रिएट कर पाएंगे। इससे ज्यादा एमवीएम आपको खींच खाच कर आप नहीं कर पाएंगे। एमवीएम वही वही बात हो जाएगी कि एमवीएम के अंदर आपको फिर से अनसेंट नेम से कुछ फोल्डर्स को क्रिएट करना पड़ जाएगा। तो एमवीएम छोटे प्रोजेक्ट के लिए, जो प्रोजेक्ट थोड़ा सा छोटा हो उसके लिए यूज करते हैं, लेकिन जो बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है ना तो हम एक ऐसा आर्किटेक्चर चाहिए जो पूरा एक्सपेंडेबल हो, भाई इसके अंदर काफी सारी फाइल्स आ जाए। अगर हम लोग एक तो अगर हम एक मॉड्यूल के अंदर हम काम कर रहे हैं तो भाई उसके अंदर हमें इतनी सारी मतलब इतनी सारे प्रॉपर्टीज, इतने सारे फाइल्स अगर क्रिएट करने हो तो वो आर्किटेक्चर झेल पाए। तो वो आर्किटेक्चर कौन झेल पाता है, क्लीन आर्किटेक्चर। तो मैं ये रियस या ये सब हटा हटा देता हूँ। तो एवेमियम आप जान चुके हैं छोटे थोड़ा सा प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। तो हम लोग क्लीन आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। तो क्लीन आर्किटेक्चर में भी आप फाइल्स को ही रखते हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन क्लीन आर्किटेक्चर का फायदा ये होता है कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसके अंदर कर सकते हैं। कोई नया फीचर ऐड करना हो एक पार्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर या किसी पार्टिकुलर, जैसे कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं यार, जैसे ये आपका एक सॉफ्ट मॉड्यूल है ना, तो आप इसके अंदर कई सारे मॉड्यूल्स क्रिएट कर पाएंगे। मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स आप पढ़ेंगे, आप नहीं जानते सिंपली मान लीजिए मॉड्यूल्स को साइड रखिए, अगर आप मॉड्यूल्स के बारे में नहीं जानते तो उसको साइड रखिए। क्या होता है जब बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है ना तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये वाली फाइल मैं कहाँ रखूं। तो क्लीन आर्किटेक्चर इतना आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई मैं ये फाइल कहाँ पर रखूं। हाँ आप भूल जाएंगे कि भाई ये फाइल मैं कहाँ रखूं तो आप सिंपली चैट जीपीटी पे सर्च करेंगे भाई ये फाइल कहाँ रखूं क्लीन आर्किटेक्चर में, तो वो बता देगा कि भाई इस फोल्डर में आपको रखना है। तो क्लीन आर्किटेक्चर पर मेनली आप तीन पैकेजेस को क्रिएट करते हैं या तीन लेयर आप इन्हें बोल सकते हैं। पहला होता है हमारा डेटा, दूसरा होता है हमारा डोमेन, दूसरा डोमेन, और तीसरा होता है प्रेजेंटेशन। इसके अलावा भी आप बहुत सारे पैकेजेस को क्रिएट करते हैं, बट यही तीन मेन होता है।
बाकी तो पैकेजेस जैसे मान लीजिए आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग एक फोल्डर बनाएंगे, एक कॉमन फोल्डर क्रिएट किया जाता है। जो मेन होते हैं वो तीन होते हैं, तीन ही के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती हैं। तो पहला होता है आपका डेटा, दूसरा होता है डोमेन और तीसरा होता है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन इसको थोड़ा सा हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा इजी होता है। प्रेजेंटेशन का सिंपल मतलब ही समझ में आ रहा है कि इसमें हम लोग यूआई रिलेटेड, मतलब जो भी हम स्क्रीन बनाते हैं वो सब कोड इसमें होगा। तो इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, छोटा सा है। तो पहले शुरू करते हैं डेटा। डेटा, ये पार्ट एक्चुअल डेटा फेच कर या स्टोर करता है। तो आप इसके अंदर वो सारे कोड्स लिखेंगे ना, जिसमें आपका अगर अगर आप फायरबेस से कनेक्ट कर रहे हैं तो फायरबेस वाला कोड होगा, रूम डेटाबेस एपीआई का होता है, नेटवर्क लेयर होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर पहले दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या क्रिएट करता हूँ, एक डेटा पैकेज क्रिएट करता हूँ। फिर डोमेन और फिर प्रेजेंटेशन। आप इस यूटिल वाले फाइल को थोड़ा इग्नोर मारिएगा, उसको मैं अभी बाद में अरेंज कर दूंगा। कुछ मैं काम कर रहा था तो ऐसे लिख दिया। डेटा, फिर डोमेन, फिर आपका प्रेजेंटेशन। आपको तीन पैकेज क्रिएट करने होते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा पर चलते हैं। तो मैंने पीडीएफ आपके लिए क्रिएट किया है। तो डेटा के अंदर हमने जैसे जाना कि जो डेटा फेच या स्टोर होता है, या कहीं से डेटा आ रहा है, शायद सर्वर से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, एपीआई से आ रहा है, उन सब का कोड हम लोग डेटा के अंदर रखते हैं। तो डेटा के अंदर आप भी कई सारे डेटा के अंदर आप कई सारे पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर आप रेपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं, डेटा सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, मैपर क्रिएट कर सकते हैं। तो इनके बारे में एक एक बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो रिपोजिटरी, तो जो डेटा के अंदर आप रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, उसके अंदर आप रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन रखते हैं। नॉर्मल वाला रिपोजिटरी आप नहीं रखते हैं। वो कहाँ पर रखते हैं, वो आपका डोमेन के अंदर होता है। तो जो आपका रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन होता है, आई होप आपको रिपोजिटरी और इसका इम्प्लीमेंटेशन आता होगा। तो जो रिपोजिटरी होती है डेटा के अंदर वाली, उसके अंदर हम लोग क्या डाल लिखते हैं अपना, रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन वाली फाइल्स को रखते हैं। रिपोजिटरी वाली फाइल्स को हम लोग नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। डेटा के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, पहला होगा रहा हमारा रिपोजिटरी। आप लिख सकते हैं रिपोजिटरी, या अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं भाई बार बार कहाँ पर रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन लिखना है या कहाँ पर रिपोजिटरी लिखना है, तो आप सिंपली इम्प्लीमेंटेशन लगा दीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई डेटा के अंदर आपने रिपोजिटरी के अंदर जो है आपका फाइल क्या पड़ी हुई है, रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। आप चाहे तो रिपोजिटरी भी लिख सकते हैं, बट कन्वीनियंस के लिए मैं क्या बोलता हूँ, रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन लिख दीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा डेटा के अंदर जो आपने रिपोजिटरी रखा है, रिपोजिटरी वाली फाइल्स, वो आपकी रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ पर कुछ फाइल्स के आपको एग्जांपल्स दिए हैं। अब फिर आता है आपका डेटा सोर्स। दूसरा आप पैकेज क्रिएट करेंगे डेटा सोर्स। डेटा सोर्स के अंदर देख सकते हैं, डेटा सोर्स के अंदर भी आप दो तरह की फाइल्स को रख सकते हैं, एक तो रिमोट और एक होता है आपका लोकल। डेटा सोर्स के अंदर जो भी डेटा से रिलेटेड फाइल्स होती हैं, लेट सपोज आपने रूम डेटाबेस इंटीग्रेट किया अपने ऐप में, तो उससे रिलेटेड जो फाइल्स होती हैं वो डेटा सोर्स के अंदर होंगी। और ये रिमोट और लोकल थोड़ा बताता हूँ, पहले डेटा सोर्स जान लीजिए। मान लीजिए आपने फायरबेस से कनेक्शन के लिए कुछ कोड लिखा, जिससे आपका क्या कर रहा है कि जो फायर ऐप है वो यूजर से कुछ डेटा ले रहा है और उस डेटा को क्या कहा जा रहा है, आपका फायरबेस में स्टोर किया जा रहा है। तो डेटा से रिलेटेड काम को हम लोग कहाँ रखते हैं, डेटा सोर्स के अंदर रखते हैं। तो डेटा सोर्स के अंदर भी आप दो तरीके से अपने डेटा को डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है रिमोट और दूसरा होता है लोकल। तो पहले हम लोग लोकल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर मैं डेटा सोर्स के अंदर अपना दो पैकेजेस को क्रिएट कर लेता हूँ, लोकल और फिर रिमोट। तो चलिए हम लोग पहले लोकल के बारे में जान लेते हैं कि भाई लोकल वाला ये जो पैकेज है वो उसके अंदर हम लोग कौन सा कोड रखते हैं। लोकल्स का आपका नाम में ही पता चल रहा है कि भाई लोकल लोकल मतलब जहां पर नेट वोट ना लगे। नेट वोट ना कहाँ पर नहीं लगेगा, जो ऑफलाइन आपका डेटाबेसेस होते हैं। ऑफलाइन डेटाबेस का क्या हो जाएगा,
लाइक आपका रूम डेटाबेस हो गया, एसक्यूएलाइट डेटाबेस हो गया, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप यहाँ पर ये बना लीजिएगा कि भाई रूम है, एसक्यूएलाइट है। बट अधिकतर हम लोग रूम ही यूज करते हैं, थोड़ा नहीं, जब आप हाई लेवल पे जाएंगे तो एसक्यूएलाइट भी यूज कर लेंगे। बट यहाँ पर हम लोग बेसिकली रूम ही यूज करते हैं। तो जो भी रूम डेटाबेस से आप बोल सकते हैं रिलेटेड कोड होगा, यहाँ पे देखेंगे रूम डेटाबेस से जो भी रिलेटेड कोड होगा, ये डाउ डेटाबेस, ये देख रहे हैं डाउ डेटाबेस से किसका कोड होता है, ये फाइल्स किसकी हैं, रूम डेटाबेस की। तो जो भी आपका रूम डेटाबेस वाला कोड होता है वो लोकल के अंदर रखा जाता है। तो आप एक काम करिए, मैं जैसे जैसे बोल रहा नोट्स बनाते चल जाइए। जो लोकल के अंदर होता है उसके अंदर हम लोग अपना रूम डेटाबेस से रिलेटेड जो भी फाइल्स होती हैं उनको रखते हैं, ठीक है। और जो रिमोट होता है, रिमोट के अंदर क्या करते हैं, रिमोट यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने एक रिमोट पैकेज बनाया। रिमोट के अंदर हम लोग जो एपीआई से रिलेटेड फाइल्स होती हैं, जैसे आप लोग एपीआई कभी अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, एपीआई के साथ आप लोग नहीं काम किए होंगे तो रन दीजिए। बस ये जान लीजिए कि एपीआई के रिलेटेड हम लोग जो कोड लिखते हैं ना, एपीआई जो मतलब आपका सर्वर से बात करता है कि भाई इस एंड पॉइंट पे हिट करो, ये सब हम लोग आगे जानेंगे। तो बस ये जान लीजिए एपीआई से रिलेटेड जो कोड वोड होगा ना, वो नेटवर्क से रिलेटेड, कुछ लोग रिमोट को नेटवर्क लेयर भी बोलते हैं, एक बात ध्यान रखिए। कुछ लोग इसको ना नेटवर्क लेयर भी बोल देते हैं। तो कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में होता है, कुछ लोग यहाँ पर रिमोट ना लिखकर नेटवर्क लेयर लिखते हैं, इसमें हम लोग एपीआई से रिलेटेड थोड़ा सा कोड लिख देते हैं। या जैसे हमें कुछ डेटा से रिलेटेड काम करना है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर नेटवर्क लेयर में, तो फायरबेस अर्थ डेटा सोर्स, ये रिमोट वाला भी आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो बस आप इतना ध्यान रखिए ना, क्योंकि जैसे मैं प्रोजेक्ट आप लोग को बनवाऊंगा वहां पर मैं आपको ये सब चीज क्लियर कर दूंगा। लोकल के अंदर ना, सॉरी रिमोट के अंदर ना, हम लोग एपीआई से रिलेटेड जो एंड पॉइंट पर हिट करते हैं उसका कोड लिखते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा। इस टॉपिक को ना थोड़ा सा अपन दीजिए, मैं आपको बता दूंगा इस पैकेज के बारे में, जो मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा वहां पर आप बढ़िया समझ पाएंगे। तो हमारे ये दो चीज हो चुका है, डेटा सोर्स के अंदर लोकल और रिमोट। चलिए अब जान लेते हैं तीसरा, मैपर। मैपर आप भी कभी कल यूज करते हैं भाई, मैपर हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। तो आप बस ये जानिए ना, मैपर सिंपली क्या होता है। मैपर आपका एक डेटा क्लास होता है। मैपर डेटा क्लास होता है, जैसे एक डेटा क्लास से दूसरे डेटा क्लास में जब कन्वर्ट करना हो तो वहां पर मैपर का यूज हम लोग करते हैं। इंटरनेट से जब रिक्वेस्ट आता है ना, तो क्या होता है, वो अनसेंट फॉर्म में, डेटा फॉर्म में होता है। तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं, जो इंटरनेट से रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए कुछ कुछ भी रिक्वेस्ट है, एबीसीडी फॉर्म में रिक्वेस्ट आया और डेटा क्लास फॉर्म में हम उसको रख लेते हैं। और तो फिर क्या करते हैं, हम एक मैपर बनाते हैं। उस मैपर से हम लोग जो यूआई पर हमें शो करना है, मतलब जो हमारे फोन की स्क्रीन पर शो करना है, उससे रिलेटेड जो डेटा क्लास होगा उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर डेटा क्लास कन्वर्जन, आप बस ये नोट कर लीजिए, डेटा क्लास कन्वर्जन जब होता है तो उसको हम लोग मैपर, डेटा के अंदर एक मैपर बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं। तो ये आप एक काम करिए, लिखते जाइएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, आप बार बार भूल जाएंगे। जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो आपको धीरे धीरे आता रहेगा कि भाई ये वाला है, ये वाला है, ठीक है, यहाँ पर रखना है। तो मैं आपको सारे स्ट्रक्चर्स पहले बता दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट भी इस पर करेंगे। तो पहले ये सब लिखते जाइए कि जो मैपर होता है, डेटा कन्वर्जन, डेटा क्लास का कन्वर्जन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ये मैं जान रहा हूँ आपको समझ में थोड़ा सा नहीं होगा मैपर। आई होप अगर आपने कहीं मैपर्स का यूज किया हो तो वो जान लीजिए आपका डेटा डेटा पैकेज के अंदर रहता है, आप एक मैपर थी बनाते हैं। तो इतना ही होता है डेटा, इसके अंदर और कुछ भी आ जाएंगे बट वो आप जैसे जैसे थोड़ा सा हाई होते जाएंगे, इतना तो पहले याद करिए भाई। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, डोमेन। डोमेन के अंदर हम अपना बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। बिजनेस लॉजिक का मतलब आपने कोई सर्च फंक्शनैलिटी बनाई, सर्च फंक्शनैलिटी का मतलब आपका वो जो क्लास है वो पूरे डेटाबेस में सर्च करता है और रिजल्ट शो कराता है। तो उसके लिए ना आप लोग डोमेन वो सारी फाइल्स रखते हैं, तो बिजनेस लॉजिक इसके अंदर रखा जाता है। ये नहीं समझ में आया तो इसके अंदर मैं आपको कुछ पैकेजेस बता दे रहा हूँ, आगे आगे आप खुद समझते जाएंगे। पहला होता है मॉडल। जो भी आपका मॉडल होता है ना, जैसे डेटा क्लासेस होते हैं, वो आपको इसी के अंदर रखने होते हैं, डोमेन के अंदर। तो आप सिंपली क्या बनाएंगे, मॉडल। आप लोग एमवेबी में पढ़े होंगे तो वो वाला मॉडल है। इसके अंदर हम लोग अपना नॉर्मल डेटा क्लासेस को रखते हैं। तो ये रख लीजिए। इसमें बहुत सारे डेटा क्लासेस होंगे यार। मैं आपको दिखाऊंगा यार, जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना तो मैं आपको बता देता। अभी अभी मैं प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको
अभी मैं इस समय प्रोजेक्ट नहीं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको मॉडल नहीं बता पा रहा हूँ। एमवीएम से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, उसका वाला मॉडल अलग होता है और इसका वाला मॉडल अलग होता है। मॉडल के अंदर हम लोग सिंपली अपना डेटा क्लासेस रखते हैं। डेटा क्लासेस आई होप आपको अभी तक तो आ ही चुका होगा। ये डेटा क्लासेस लाइक डेटा क्लास, सॉरी, मैंने यहाँ पर डेटा क्लास स्टूडेंट रख लिया। स्टूडेंट का एक डेटा क्लास मैंने क्रिएट किया। तो आई होप आपको इतना तो आता ही होगा। वेल नेम, ये वाले डेटा क्लासेस, आई होप आपको ये सब आता ही होगा। रोल नंबर, सॉरी व्हाट इज दिस। इस टाइप के जो डेटा क्लासेस की फाइल्स होती हैं आप उनको मॉडल के अंदर रखते हैं। एमवीएम वाला मॉडल थोड़ा सा अलग होता है। आप इसके अंदर केवल यही फाइल्स रखेंगे, ये नहीं कि कोई भी फाइल्स उठाकर मॉडल के अंदर पटाते नहीं। और फिर आपका रेपोजिटरी अंदर आता है। डोमेन के अंदर जो रेपोजिटरी होता है उसके अंदर आप अपनी नॉर्मल रेपोजिटरी लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ, रेपोजिटरी। इसके डोमेन के अंदर जो आप रिपोजिटरी लिखते हैं वो आपकी नॉर्मल रिपोजिटरी होती है, लाइक इंटरफेस वाला जो रिपोजिटरी होता है। मैंने यहाँ पर बनाया लॉगिन रेपोजिटरी। ये वाली जो आपकी रेपोजिटरी होती है वो आप कहाँ पर रखते हैं, डोमेन वाले। और जो इसके अंदर रेपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन है वो आप इसका इम्प्लीमेंटेशन बनाते हैं। जैसे आपने ये शायद देखा होगा, लॉगिन रिपो इम्प्लीमेंटेशन। और फिर क्या करते हैं, जो आपका रिपोजिटरी है उसको इनहेरिट करवा देते हैं, लॉगिन रिपो। आई थिंक क्या नाम मैंने रखा है, लॉगिन नाम रखा है ना। ठीक है, लॉगिन, व्हाट इज दस, या गलत है ये वाला। ऐसे इनहेरिट करवाते हैं ना। तो आई होप आपको इतना तो आता ही होगा। उसके बाद हम लोग यूज केसेस, यूज केसेस क्या होता है ना, मैं आपको बताऊंगा आगे, मैं आपको बताऊंगा यूज केसेस के बारे में। बस ये नोट कर लीजिए कि जो यूज केसेस वाला आपका पैकेज होता है वो डोमेन के अंदर होता है। क्या होता है कि भाई ये जो आपका रेपोजिटरी है ना, रेपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन, और जो रेपोजिटरी आप इनको फ्री करना चाहते हैं कि भाई मैं इनका यूज कोड में ना करूं, मैं ऐसी चीजें बना लूं जो डायरेक्ट कॉल हो और इनसे थोड़ा सा वो डिपेंडेंट ना हो सारी चीजें। ताकि जैसे नहीं होता इनके अंदर मैं कुछ चेंज वेंज करूं तो मेरा इफेक्ट ना पड़े कोड पर। जैसे अभी तक आपने जो पढ़ा है, मैंने आपको जितना पढ़ाया है उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, रिपोजिटरी और उसका इम्प्लीमेंटेशन ही बना लेते थे ना। बट हम लोग क्या करते हैं, एक नेक्स्ट स्टेप में जब आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर हम लोग रिपोजिटरी और उसके रिपोजिटरी का हम लोग क्या क्रिएट कर लेते हैं, यूज केसेस क्रिएट कर लेते हैं। तो वो सब कैसे क्रिएट करते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए बुक बुक में, कॉपी में, जो आप नोट कर रहे हैं कि यूज केसेस वाला जो फोल्डर होता है डोमेन के अंदर होता है। यही होता है और आगे तो आप ऐसे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, डोमेन भी खत्म हो गया, डेटा भी खत्म हो गया। तो चलिए अब प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का नाम ही समझ में आ रहा है कि भाई जो यूआई रिलेटेड कोड होगा उसको रखेंगे। बस प्रेजेंटेशन में एक बात ध्यान रखिए, प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग व्यू मॉडल रखते हैं। अभी तक आपने देखा होगा हमने व्यू मॉडल को कहीं पर रखा नहीं है, ना ही उसकी बात की है। तो जो व्यू मॉडल का कोड होता है वो प्रेजेंटेशन के अंदर होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने इसके अंदर अपना होम, मैंने होम स्क्रीन के लिए एक पैकेज क्रिएट कर लिया होम। तो हम क्या करेंगे, क्या होता है थोड़ा सा जब आप बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं ना तो होम के भी कई सारे कंपोनेंट्स डिवाइड करते हैं। तो आप सिंपली वहां पर बनाते हैं कंपोनेंट्स। अगर आप नहीं, जैसे नहीं, होम की स्क्रीन के अंदर कई सारे कंपोनेंट होते हैं। आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन कुछ भी ओपन करेंगे, देख रहे हैं होम स्क्रीन ओपन होगा ना, ऐसे स्क्रॉलेबल, ऐसे लेफ्ट साइड स्क्रॉल होगा, ऐसे राइट साइड स्क्रॉल होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें छोटे छोटा गोला गोला बनाया गया होता है। तो उसके अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो होम स्क्रीन के कंपोनेंट्स होते हैं हम उन्हें ढूंढना ना पड़े कि भाई उस स्क्रीन के कोड में जाकर ढूंढें, उस स्क्रीन के कोड में जाकर ढूंढें। इसलिए हम होम स्क्रीन के अंदर कंपोनेंट्स पैकेज बनाकर उसके अंदर सब लिख देते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब एक आप होम स्क्रीन का सर्कल वाला एक इमेज ही बना रहे हैं। तो थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उस पर बड़ा कोड लिखा जाता है, ये नहीं कि 2-3 लाइन में हो जाएगा या 20-30 लाइन में हो जाएगा। नहीं, जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, एनिमेशन, गोल गल इधर उधर चमका मक रहा है तो सब लगता है उसमें कोड।
तो इसीलिए यहाँ पर कंपोनेंट्स बना लिया जाए। मान लीजिए प्रोफाइल इमेज मैंने होम के अंदर बनाया प्रोफाइल इमेज, एक फाइल क्रिएट किया, ये हमारा कंपोजेबल है, तो इसके अंदर हम अपना कंपोनेंट लिख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसी के अंदर अपना मेन होम स्क्रीन वाली फाइल होगी। कंपोनेंट से तो भाई स्क्रीन पर तो दिखना चाहते हैं, तो ये हमारी मेन होम स्क्रीन वाली फाइल होगी। और इसी के अंदर हम लोग अपना होम व्यू मॉडल रखेंगे। जैसे कई सारे व्यू मॉडल्स होते हैं, तो अब हमारा यहाँ पर होम व्यू मॉडल होगा, देख रहे हैं, होम व्यू मॉडल ये वाला। अब आप लॉगिन स्क्रीन बनाए या कोई भी स्क्रीन बनाए, तो सिंपली आप उसका कंपोनेंट पैकेज बनाइएगा और फिर वो फाइल्स क्रिएट कर लीजिएगा। सिंपल सा यही है, एकदम सेम टू सेम स्टेप। व्यू मॉडल वाला उस पैकेज के अंदर रखिएगा ताकि आपको ढूंढने में परेशान ना हो। आपके पास ये भी एक ऑप्शन है कि भाई अगर आपका छोटा है, मतलब आपका ऐप का कोड छोटा है, तो आप यहाँ पर सेपरेट प्रेजेंटेशन के अंदर व्यू मॉडल पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। बट ये होगा कि भाई जब 10-15 स्क्रीन आ जाएंगे ना, तो 10-15 व्यू मॉडल बन जाएंगे, तो एक फाइल के अंदर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एज कम्पेयर टू अगर होम के अंदर जो होम व्यू मॉडल है उसको डाल देंगे, तो आप सिंपली होम पर जाएंगे और यहाँ पर सिंपली आपको मिल जाएगा। दिखाई तो ये खुद दे रहा है आंख से। और यहाँ पर कुछ और पैकेजेस होते हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अभी तक मैंने आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं पढ़ाया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, डीआई पैकेज बना लेते हैं। डीआई के अंदर हम अपना सारा कोड लिखते हैं, तो ये वाला अभी साइड रखें, जब हम लोग पढ़ेंगे तब जानेंगे। वैसे मैंने आपको एक्स्ट्रा के लिए बता दिया। तो एक और बात, अगर आप हमारे यूडमी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 90% ऑफ चला है, वहां पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सब कुछ प्रॉपर मिल जाएगी, प्रॉपर लेक्चर्स भी हैं। ये कोर्स, ये जो लेक्चर है वो उसी कोर्स का है।